हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हर्जिस। आज हम बात करेंगे एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। जो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है जी एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो अक्सर हॉस्पिटल्स में हमें देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है, मतलब एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें पेशेंट्स की इवन के डेथ भी हो जाती है। तो उसके साथ साथ अगर हम मतलब एजुकेशन में बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बारी मतलब हमारे एग्ज़ाम्स में आता है, और उसके साथ साथ हमें जो वाइवा प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें वाइवा क्वेश्चंस में भी ये बहुत ही पूछा जाता है। तो ओवरऑल ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ectopic pregnancy, an ectopic pregnancy happens when an fertilized egg implants outside of your uterus, most commonly in your fallopian tube. The fallopian tube is not made to hold a growing embryo. This condition can lead to bleeding in the birth parent. An ectopic pregnancy is a life threatening condition that requires emergency treatment. तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसने फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू यूट्रस की लाइनिंग पे जाना होता है, मतलब उसने नॉर्मली यूट्रस में जाना होता है। पर इस केस में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, वो क्या करता है, वो फैलोपियन ट्यूब्स में ही अटक जाता है। वहीं पे उसको लगता है कि मैंने जहीं पे रहना है, जहीं पे वो अपनी ग्रोथ पीरियड स्टार्ट कर लेता है। पर नॉर्मली जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए नहीं बनी होती। उन्होंने क्या करना होता है कि आगे उसको यूट्रस में भेजना होता है, पर एम्ब्रियो वहीं फेलोपियन ट्यूब्स में ही अटक जाता है, वहीं पे रुक जाता है। तो आप इमेज के थ्रू भी देख सकते हो कि जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है वो तो कितनी पतली सी होती हैं, तो वहाँ पे ही एम्ब्रियो चिपक गया। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ये कितनी डेंजर हो सकती है। ectopic pregnancies can become life threatening especially if your fallopian tube breaks rupture। तो कई केसेस में क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं जब वो एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए बनी ही नहीं, वो इतनी पतली सी है, वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है, तो जो एम्ब्रियो वो डे बाय डे ग्रो करेगा, तो उससे क्या है कि वो फैलोपियन ट्यूब है वो बर्स्ट हो जाएगी, वो रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी। तो इसको बोल देते हैं रप्चर्ड एक्टॉपिक प्रेगनेंसी एंड इट कैन कॉज सिवियर ब्लीडिंग। तो उससे क्या होगा, इंटरनली बहुत ज़्यादा पेशेंट के ब्लीड हो जाएगा, बहुत सारा ब्लड है वो निकल जाएगा, इन्फेक्शन हो सकती है। एंड उसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि जिन लोगों की इसके बारे में नॉलेज नहीं होती उनके मतलब घर पे ही कई केसेस ऐसे हमने देखे हैं कि उनके घर पे ही डेथ हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लड लॉस हो जाता है, इतनी पेन हो जाती है। उसके साथ साथ क्या होता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी पेशेंट फेंट हो जाते हैं, तो उनको हॉस्पिटल में आने में बहुत देरी हो जाती है। पर जो हॉस्पिटल में भी कई केसेस ऐसे होते हैं अगर वो आ भी जाएं तो उनका ब्लड लॉस इतना हो जाता है कि कितना ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही डेंजर कंडीशन है, तो इसको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी किसी को मतलब डिटेक्ट होता है कि टॉपिक प्रेगनेंसी है तो उनको विदाउट टाइम वेस्ट किए गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करनी चाहिए। तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन, और जिसको हम टाइप्स भी बोलते हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन लोकेशन एंड बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन। टू टाइप्स है। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन लोकेशन। फर्स्ट है फैलोपियन ट्यूब्स। सबसे ज़्यादा जो एक टॉपिक प्रेगनेंसी है उसका मेन एरिया होता है फैलोपियन ट्यूब्स। तो फैलोपियन ट्यूब्स के भी आगे बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि एम्पुला जो मोस्ट कॉमन एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक टॉपिक प्रेगनेंसी होती है, इस्थेमस, फिम्ब्रियल एंड इंटरस्टिशियल। आप इमेज में देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे ये सारे पार्ट्स हैं फैलोपियन ट्यूब्स के। तो उसके बाद आ गया जो सेकंड है ओवेरियन, मतलब ओवरीज में हो जाता है, वो भी आप इमेज में देख सकते हो साथ में। थर्ड आ गया एब्डोमिनल एरिया, फिर आ गया सर्वाइकल एरिया। तो उसके बाद फिफ्थ आ जाता है सिजेरियन स्कार। सिजेरियन स्कार का मतलब होता है कि अगर किसी मतलब फीमेल का पहले हिस्ट्री है, उसके पहले मतलब एक बेबी है जो सिजेरियन सेक्शन से हुआ है, तो इंटरनली जैसे कि जो एब्डोमेन के इंटरनली एरिया होगा सारा यूट्रस वाला, वहाँ पे उनके स्कार बने होंगे, मतलब जैसे पहले उनकी इंसिजन दिया गया, कट लगाया गया, उसका स्कार बना होगा। तो वहाँ पे भी बहुत रेयर है कि वहाँ पे भी एक टॉपिक प्रेगनेंसी बन जाती है।
तो जैसे आप इमेज में देख सकते हो कि बाहर से भी हमें दिखता है, अगर किसी का सिजेरियन हुआ होता है जैसे वो बाहर स्कार होता है ऐसे इंटरनली भी होता है। तो नेक्स्ट सेकंड टाइप बात करेंगे बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन, जिसमें आ गया अनरप्चर्ड और रप्चर्ड। अनरप्चर्ड का मतलब आ गया कि अगर प्रेगनेंसी टॉपिक प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब्स में है तो अगर ट्यूब है वो नहीं फटती, मतलब वैसे उनको सिम्टम्स आ रहे हैं तो उन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो पता चला एक टॉपिक प्रेगनेंसी है। पर रप्चर्ड केस जो होता है इसमें क्या है कि जो ट्यूब है वो बर्स्ट हो जाती है, वो फट जाती है। उससे क्या है इंटरनली पेशेंट की बहुत ब्लीडिंग होती है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस होती है उनकी लाइफ के लिए। अगर इसको टाइम पे ट्रीट ना किया जाए जी इतनी सीरियस बन जाती है कि पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। द फेलोपियन ट्यूब इज डैमेज्ड बाय इन्फ्लामेशन और इज मिसहैपन। तो अगर फेलोपियन ट्यूब में कोई डैमेज हुआ है, मतलब उसमें कोई इन्फेक्शन हुई, इन्फ्लामेशन हुई, या फिर उसमें मतलब कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, उसका जो फंक्शनल डिफेक्ट है उसकी वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग है उसकी अच्छे से डेवलपमेंट ही नहीं हुई। तो ये सारे हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कॉज। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइन सिम्टम्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। द अर्ली सिम्टम ऑफ एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैन बी वेरी सिमिलर टू टिपिकल प्रेगनेंसी सिम्टम्स। तो मेनली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है स्टार्टिंग में उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे ही होंगे कि अगर हल्की सी पेन हुई लोअर एब्डोमेन में, नोजिया, वॉमिट हुआ ऐसे। तो पर यू में एक्सपीरियंस एडिशनल सिम्टम्स ड्यूरिंग एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। पर इसके अलावा मतलब जो फीमेल होगी उसको एक्स्ट्रा ही प्रॉब्लम होगी, मतलब एक्स्ट्रा सिम्टम्स क्या होंगे। एक तो वेजाइनल ब्लीडिंग होती रहेगी इरेगुलर, पेन इन योर लोअर एब्डोमेन में पेन होगी, पेल्विस में पेन होगी एंड लोअर बैक पेन होगी। ये पेन बहुत सिवियर होगी एंड सबसे मेन साइन है यूनिलेटरल पेन होगी। इसका मतलब है कि जो पेन होगी वो एक साइड पे ही होगी। जिस सबसे एक मेन मतलब साइन होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कि जो फीमेल होंगे उनको एक साइड पे ही बहुत ज़्यादा पेन फील होगी। तो फिर आ गया डिजीनेस और वीकनेस, उनको बहुत ज़्यादा चक्कर से आएंगे, एक्स्ट्रा ही वीकनेस होगी जो उनसे टॉलरेट नहीं होगी। तो फिर आ गया जो हमने पहले मतलब पढ़ा वो तो था कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर नहीं हुई, पर जो ये वाली स्लाइड है इसमें है कि अगर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब है, अगर वो बस्ट होगी वो रप्चर्ड होगी। If your fallopian tube ruptured, the pain and bleeding could be severe enough to cause additional symptoms. तो अगर फेलोपियन ट्यूब रप्चर होगी तो उसका मतलब है कि पेशेंट को तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। ये एक मेडिकल एमरजेंसी है जिसको टाइम पे हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको टाइम पे हैंडल नहीं किया गया तो पेशेंट के बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। उसके साथ क्या होता है कि पेशेंट के हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है कि इवन कि पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है। तो उसके अलावा मतलब और क्या सिम्टम्स होंगे, जैसे कि सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन, बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड बर्दाश्त के बाहर वाली उनकी पेन होगी। शोल्डर पेन होगी, आर्म्स में पेन होगी क्योंकि डायाफ्राम है उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल ब्लीड हो रहा है, ट्यूब फटेगी, इंटरनली बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। सिनकोप और शॉक, पेशेंट है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा, बेहोश हो जाएगा। और उसके अलावा और क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, पेशेंट को हाइपरटेंशन होगी, हाइपोटेंशन होगी, उसका बीपी है वो बहुत ही कम होगा। उसके अलावा उसके साथ साथ पेशेंट की जो हार्ट रेट होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जहाँ तक कि 150 तक पहुँच जाती है, कई केसेस में उससे ज़्यादा भी हो जाएगी, मतलब जिसको हम बोल देते हैं टैकीकार्डिया। हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया होगा। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो मतलब कितना उसका सिवियर लेवल है, कहीं वो रप्चर तो नहीं होगी, कितनी इंटरनल ब्लीड हुई है और किस एरिया में है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और उसके अलावा ये भी पता चलता है कि कितना मतलब अफेक्ट पड़ा है बॉडी पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। फर्स्ट है पेल्विक एग्जामिनेशन, जो गायनाकोलॉजिस्ट के द्वारा किया, जिसमें वो एरिया ऑफ पेन चेक करते हैं, टेंडरनेस चेक करते हैं एब्डोमेन पे और पेल्विक एरिया लोअर एब्डोमेन वाले एरिया पे, और वो चेक करते हैं कोई मास तो नहीं बना फेलोपियन ट्यूब में या ओवरी में। फिर चेक किया जाता है सीरम बीटा HCG हार्मोन, ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। ये हार्मोन चेक किया जाता है क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इसका लेवल है वो एबनॉर्मल होगा, तो जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है उससे थोड़ा एबनॉर्मल दिखेगा।
फिर आ गया थर्ड है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होती है इससे क्या है गायनाकोलॉजिस्ट जो है उनको एग्जैक्ट लोकेशन पता लगती है टॉपिक प्रेगनेंसी की किस एरिया पे है। इसमें क्या होता है कि एक ट्रांसड्यूसर जो वजाइना के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, उससे क्या है क्लियर पिक्चर नज़र आती है बिल्कुल यूट्रस की, फेलोपियन ट्यूब्स की, ओवरीज की। तो इससे पूरा मॉनिटर हो जाता है कि अगर वो रप्चर भी हुई है तो मतलब कहाँ कहाँ पे ब्लड, ओवरऑल इंटरनल ब्लीडिंग का पता चल जाता है और कितना एरिया है वो अफेक्ट हो चुका है। इसके अलावा सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट चेक किया जाता है कि पेशेंट का कितना ब्लड लॉस हो गया, एचबी तो नहीं ज़्यादा कम हो गया। तो फिर क्या होता है कि बाहर से ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने की भी ज़रूरत पड़ती है। रीनल फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं क्योंकि आउटपुट है वो अफेक्ट हो जाती है, क्रेटिनिन का लेवल भी बढ़ जाता है। और उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट लेवल भी चेक किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्टॉपिक प्रेगनेंसी को, इस कंडीशन को बढ़ावा देते हैं। फर्स्ट है प्रीवियस इक्टॉपिक प्रेगनेंसी। अगर किसी को पास्ट में इक्टॉपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है तो दोबारा चांस हो जाते हैं कि दोबारा से भी इक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो। फिर आगे इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन। अगर किसी फीमेल को सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या फिर उनको पास्ट हिस्ट्री है कोई भी सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की, या फिर उनको कोई इन्फेक्शन हुई है, तो उससे क्या है कि जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनमें इन्फ्लामेशन रहती है और उनके साथ में जो ऑर्गन्स हैं नियर बाय उनमें भी इन्फ्लामेशन रहती है। तो उससे क्या है इक्टॉपिक प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर आ गया फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स। तो कई फीमेल जिनके प्रेगनेंसी नहीं होती वो कई सारे ट्रीटमेंट्स लेती हैं कंसीव करने के लिए, जैसे कि आईवीएफ। तो उसमें भी काफ़ी चांसेस होते हैं कि इक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। फिर आ गया ट्यूबल सर्जरी। तो कई केसेस में क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब्स की सर्जरी हुई होती है, जहाँ फिर पास्ट हिस्ट्री में कोई मतलब फेलोपियन ट्यूब्स को क्लोज होती है उनको ओपन किया जाता है, जहाँ फिर वो डैमेज होती है। किसी भी प्रकार की फेलोपियन ट्यूब्स में सर्जरी हो तो उससे भी क्या है रिस्क बढ़ जाते हैं इक्टॉपिक प्रेगनेंसी के। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आ गया चॉइस ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो इसमें आ गया कि जैसे कई जो फीमेल होती हैं वो आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है वो फॉलो करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो ट्यूब होती हैं उनको टाई कर दिया जाता है परमानेंटली। तो मतलब बर्थ कंट्रोल मतलब उन्होंने जो फॉलो किया है उसके बावजूद भी कई बार उनको प्रेगनेंसी हो जाती है। तो वो क्या होता है ट्यूब है वो बंद की हुई है, तो जो फर्टिलाइज्ड मतलब जो जाइगोट होता है वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि फिलोपियन ट्यूब से वो बंद की हुई है। तो इसीलिए जो जाइगोट होता है वो वहीं पे फिलोपियन ट्यूब्स के ही किसी एरिया में अटक जाता है। तो वो भी रिस्क है इक्टॉपिक प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है स्मोकिंग। जो स्मोकिंग है जो इक्टॉपिक प्रेगनेंसी का रिस्क को इंक्रीज करती है। तो फर्स्ट है मिथोट्रेक्सेट टैबलेट। तो ये मेडिसिन है जो फर्स्टली दी जाती है। तो मिथोट्रेक्सेट क्या करती है जी उन एंजाइम्स को ब्लॉक कर देती है जो मतलब हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी को मेंटेन रखते हैं। जो मिथोट्रेक्सेट है जी एक फॉलेट एंटागोनिस्ट है, मतलब जो स्टॉप ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू ग्रोथ, मतलब जो ओवरऑल फीटस की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। जो टिश्यूज़ हैं मतलब जो फीटस है वो ग्रो कर रहा है बिगर हो रहा है उसको रोक देते हैं और उसके साथ साथ जो प्रेगनेंसी उसको रप्चर होने में भी रोकते हैं। तो जो मिथोट्रेक्सेट है इसको भी देने की बहुत सारी कंडीशंस है, ऐसे नहीं है हमने सभी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में पेशेंट को दे देना है, इसकी भी कंडीशंस है। फर्स्ट है स्मॉल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। जो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है वो स्मॉल होनी चाहिए, लेस देन 3.5 सेंटीमीटर से। फिर आ गया नो फीटल कार्डिक एक्टिविटी, जो फीटल उसकी कार्डिक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो पेशेंट है वो स्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्शियस होना चाहिए और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसे कि उसका बीपी कम हो रहा है। और उसके साथ साथ एक पॉइंट और है जो मैं मेंशन करना भूल गई स्लाइड पे, वो है अनरप्चर्ड इक्टॉपिक प्रेगनेंसी। मतलब जो इक्टॉपिक प्रेगनेंसी वो रप्चर नहीं होनी चाहिए, बस्ट नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में हम नहीं देंगे अगर रप्चर है प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट। फर्स्ट आ गया इसकी भी कुछ इंडिकेशंस है। फर्स्ट है अगर पेशेंट है वो स्टेबल नहीं है, मतलब वो उसका हाइपोटेंशन हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है, मतलब उसकी हार्ट रेट बहुत बढ़ रही है और पेशेंट है वो कॉन्शियस नहीं है, मतलब कि पेशेंट है वो डिजीनेस में है। और उसके साथ एक केस की मेन जो इंडिकेशन है कि पेशेंट की जो फेलोपियन ट्यूब थी वो रप्चर होगी।
पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रहा है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस टू मिथोट्रेक्सेट, मतलब कि कई केसेस ऐसे हैं जिसमें हम मिथोट्रेक्सेट नहीं दे सकते, तो उस केसेस में मतलब सर्जिकल मैनेजमेंट की जाती है। तो इसमें नेक्स्ट है 2 टाइप की सर्जरी की जाती है। सेल्फिंगोस्टमी, मतलब कि जो सेल्फिंगो वर्ड है ये है फेलोपियन ट्यूब के रिगार्डिंग। तो इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाइल प्रिजर्विंग ट्यूब। तो इसका मतलब आ गया जिसके पीछे ऑटमी लगा होगा, मतलब है जस्ट ओपनिंग की जाती है चीज़ की। तो उसमें क्या है, जो भी प्रेगनेंसी, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसमें से जो मतलब फीटस है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, पर इसमें जो ट्यूब है उसको बचा लिया जाता है, ट्यूब को सेफ रखा जाता है। तो नेक्स्ट सेकंड सर्जरी है सेल्फ इंजेक्टमी, मतलब कि जो एक्टमी है उसका मतलब होता है रिमूव, और जो सेल्फिंगो है ये वर्ड जो मैंने ऑलरेडी बताया है फेलोपियन ट्यूब से रिगार्डिंग है। तो इसमें आ गया रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड ट्यूब, मतलब जो ट्यूब है अगर वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, बहुत ज़्यादा रप्चर हो गई है, तो ट्यूब को ही रिमूव कर देते हैं। तो इसमें ट्यूब को रिमूव करने के साथ साथ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उस एरिया को, उस पार्ट को भी रिमूव कर देते हैं।